morning, dear students. Once again, inshallah, we will try to complete this portion, that is language in use in case of language. And this is helpful for all because this is grammar portion. This is helpful for all. I will say you that some tidbits, some tricks, some rules which you have to follow for solving these some grammar components. Number one is reading comprehension. Reading comprehension क्या होता है? वहाँ आपको कोई पैराग्राफ वो देते हैं, उस पैराग्राफ के वो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो मैं अभी वो ये दिखाऊंगा आपको कि कैसा क्या करना है. इसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग या एसे राइटिंग. आपकी तो बचपन से ही मुझे लगा है पैराग्राफ और इससे पढ़े. मिसाल के लिए आपने ढाका पढ़ा है, आपने माय बेस्ट फ्रेंड पढ़ा है, द टीचर आई लाइक मोस्ट है, तो ये एसेंस है या ये हम कहेंगे पैराग्राफ है. तो अब आपने आपको दिखाऊंगा कि क्या करना होता है. ये दो है जिनके लिए आपको क्रिएटिवनेस की जरूरत है, यानी कि जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में किसी में परफेक्ट इतना आपको उस पर होल्ड होगा, ग्रिप होगा, क्योंकि क्रिएटिवनेस जहां भी होती है वहां प्रैक्टिस का जरूरत होता है. अब फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो मैं अभी कहूंगा. फिर है होमोफोनस, होमोनिमस या कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स. ये आपको मालूम है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम लगते हैं. मिसाल के लिए हियर, ये हियर है, ये हियर जब हम सुनते हैं, या हियर HER हियर, या हियर खरगोश, ये सेम लगते हैं, है ना, मगर मानी तो अलग है. तो इन वर्ड्स को आपको याद करना है ना. थोड़े में रूल्स भी कहूंगा मगर फिर भी आपको याद ही करना पड़ेगा. समझ आ रहा है? और फिर है इडियम्स और फ्रेजेस. इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? शायद मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया होगा. मैंने कहा होगा कि हर कोई लैंग्वेज में, हर किसी लैंग्वेज में पहले मैं आपको शायद कहा है 4 एस्पेक्ट्स है ना. कहा ना मैंने, नंबर 1 है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग. फिर मैंने कहा है कि राइटिंग के लिए हम लेटर्स, हम अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, ABCD. इंग्लिश में वो 26 है. तो मैंने आपको कहा है कि स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए हम साउंड इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने आपको कहा है कि वो 44 है ना, है ना. तो अब हम इसकी तरफ आएंगे, इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ. जब हम इन लेटर ऑफ अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं, वेयर वी कंबाइन द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, दे गिव अस द वर्ड, दे गिव अस द. सो वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऑफ अल्फाबेट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस. कोई ऑर्डर होना चाहिए, कोई तरतीब होनी चाहिए, कोई प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए. तो उसको हम वर्ड कहते हैं. मिसाल के लिए PEN, EPN कोई वर्ड नहीं है ना, मतलब सीक्वेंस. जब हम इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वही हमें देते हैं, ये क्या कहते हैं, फ्रेज और इडियम. फ्रेज और इडियम. जब हम वर्ड को कंबाइन करते हैं वो फ्रेज देते हैं. फ्रेज और क्लॉज. फ्रेज और क्लॉज, पहले हम नहीं कहूंगा फ्रेज और क्लॉज. फ्रेज और क्लॉज हम दूसरे लफ्ज में कहेंगे कॉम्बिनेशन है वर्ड्स की, और दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ज्यादातर इसका फुल मानी नहीं होता है, ज्यादातर इस सेंटेंस के हिस्से होते हैं. समझ रहा है? कौन कौन? फ्रेज और क्लॉज. फ्रेज और फर्क क्या है फ्रेज और क्लॉज में? फ्रेज ये क्लॉज में वर्ब कंपलसरी है. क्लॉज में वर्ब का होना कंपलसरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है. समझ रहा है? फ्रेज में कंपलसरी. मिसाल के मैं कहूंगा ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, तो ये फ्रेज है. यहां वर्ब कोई नहीं है. ईटिंग क्विकली, ये यहां क्लॉज है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वॉकिंग स्लोली, समझ आ रहा है? ये क्लॉज है. समझ आ रहा है? तो जो इडियम्स होते हैं, इडियम्स आपको याद रखना है कि इडियम्स भी फ्रेजेस की तरफ होते हैं, फ्रेजेस नहीं होते. फ्रेजेस की फर्क क्या है? फिर इडियम्स में, इडियम्स की डीपर मीनिंग होती है, इडियम्स के उनकी सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होती है. मिसाल के लिए फेस इज इन द माइंड, खोदा बाहर निकला चूहा,
समझ आ रहा है? उनकी डीपर मीनिंग होती है इडियम्स की। अभी मुझे ये पढ़ा नहीं है अभी क्या है। और इसके बाद है स्पेलिंग एंड साउंड पैटर्न्स इन इंग्लिश, यानी कि स्पेलिंग्स आपको मालूम है कि हमें स्पेलिंग्स गलत होते हैं, खासकर आज के हालात में, आज के दौर में हम ज्यादातर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं मैसेज के लिए। अब हम आगे हो गए हैं वो शॉर्ट फॉर्म लिखने के, तो अब हमें स्पेलिंग गलत होते हैं। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको मालूम है क्या बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम वन वर्ड के लिए, मिसाल के लिए अगर मैं आपको कहूंगा गो टू मार्केट एंड ब्रिंग देयर टमाटो, ऑरेंज, ये क्या कहते हैं, ओनियन, पोटैटो, तो डायरेक्टली हम कैसे कहेंगे वेजिटेबल्स, है ना? समझ आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यही हमारी सिलेबस है, हमें इन्हीं को पढ़ना है। थोड़ा मैं दिखाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ रूल्स जिससे आपकी ईजीनेस होगी। हाँ हाँ यानी कि सबसे पहले है रीडिंग कंपटीशन। आपको मैंने पहले ही कहा रीडिंग कंपटीशन में क्या होता है, वहां वो पैसेज है, क्या ये आपको वो पैसेज पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद वहां लास्ट पर क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, उन क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है। क्या आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सब नहीं, आप वहां वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां पैसेज में कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक मैंने लिखा है, यहां से यहां तक नहीं लिखना है। लिखना तो है मगर अपने वर्ड्स में, क्या लिखना है मगर समझ आ रहा है, अपने वर्ड्स में। समझ आ रहा है? दो तरीके, यानी कि एक तो यहाँ ये कंपटीशन, मेरी बात सुनो, कंपटीशन के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही लास्ट पर वहां क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका इसके लिए ये है, पहले आप क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे जो वहां लास्ट पर क्वेश्चन होंगे ना, टाइम बचाने के लिए क्या पढ़ेंगे आप पहले क्वेश्चन, क्योंकि फिर आप पैसेज जब पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में होगी ना मुझे किस किस क्वेश्चन का जवाब देना है, मुझे क्या क्या यहां देखना है। समझा रहे हैं? यानी कि एक चीज करना है आपको, बार बार फिर इस पैसेज को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि आपको देखना है कि उसका जो ये क्वेश्चन है उनका जवाब क्या है। मगर इट इज बेटर टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, इन योर मगर अपना कुछ नहीं लिखना है, नॉट योर ओन, अपना जो उन्होंने वहां कहा होगा ना पैसेज में वही लिखना है, मगर अपने वर्ड्स में। समझा रहे हैं? समझा रहे हैं? तो मैंने कहा है पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपकी नजर आएगी ना मुझे किस सवाल का जवाब देना है। ज्यादातर लगभग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो पहले ही होता है, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है ज्यादातर, हर हमेशा नहीं, ज्यादातर। समझ आ रहा है? और वहां और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है टाइटल ऑफ द पैसेज। ये क्वेश्चन जरूर वहां पूछते हैं। समझ आ रहा है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज? समझ आ रहा है? टाइटल आप क्या करेंगे, आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे आप देखिए किसके बारे में है, इसमें किस चीज की जिक्र की गई है, ज्यादातर ये किस चीज के लिए लिखा गया है, तो आप वही लिखेंगे। बट ये जो टाइटल आप लिखेंगे इट शुड बी वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ। और कभी कभी आपको लाइक शायद ये दो चीज के लिए है, मिसाल के लिए वहां होगा a good teacher should be punctual, मिसाल के लिए he should respect his students, he should take his students as his own children. फिर होगा Bashir is a teacher, he is good teacher, he comes to college daily, we are able to understand his learning. अब आपको परेशानी होगी कि क्या ये पैसेज बशीर के बारे में है या गुड टीचर के बारे में है। समझ आ रहा है? तो वहां आप कम से कम दो टाइटल लिख सकेंगे। क्या लिख सकेंगे? पहले लिखेंगे आप क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर,
फिर लिखेंगे आप बशीर इज ए गुड टीचर और बशीर इज ए, वो समझ आ रहा है? यानी कि कम से कम आप वहां 2 टाइटल लिख सकेंगे अगर आपको लगे कि यहाँ 2 मौजूद है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, यहां तक समझ में आया? ये एक तरीका होता है कंप्रेशन कंपोजिशन। दूसरा तरीका क्या होता है, कभी कभी वो पैसेज देते हैं, क्या देते हैं, वो कहते हैं इस पैसेज की समराइज करो, इसकी समराइजेशन करो, इसकी सम अप करो, सम अप। समझ आ रहा है? सम अप क्या करना है, ज्यादातर 1 जो वहां होगा उसका 1/3 लिखना होता है। कितना? समझ आ रहा है? 1/3 समझ आ रहा है? हाँ, कमेंट। यानी कि अगर 100 वर्ड्स तो आपको 25 वर्ड्स में लिखना है। अब क्या करेंगे आप? हाँ, कोई कहेगा सर मैं 1 सेंटेंस लिखूंगा तो 2 सेंटेंस नहीं लिखूंगा, हो गया 1/3। या 1 सेंटेंस लिखूंगा, ये 1 वर्ड लिखूंगा तो 2 वर्ड 3 वर्ड नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। पहले जो मैं आपको पहले कहा, पहले आपको पैसेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिर इसी को अपनी वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है? मगर आप क्या लिखना है, आप खाली मेन वर्ड्स को लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखना है। सर हम कैसे पहचानेंगे कौन मेन वर्ड है, कौन इंपॉर्टेंट वर्ड है? देखो क्या होता है, मिसाल के लिए बशीर इज ए गुड टीचर। गुड टीचर में अब होगा ही कम्स टू कॉलेज डेली, ही टीचेस द स्टूडेंट्स वेल, ही इज पंक्चुअल, ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो गुड टीचर होगा उसमें ये कागज हो जाए ना, वो समझ। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत, वो समझ आ रहा है? नहीं, किसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत या एग्जाम्पल्स आप नहीं लिख सकेंगे। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन कंपल्सरी समरी में नहीं लिखना है। समझ आ रहा है या नहीं? और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करना है। अभी हम 1 वर्ड भी पढ़ेंगे। बैंक मिसाल के वहां होगा go to market and bring their bananas, apple, orange. हम शॉर्ट में लिखेंगे bring their fruits। समझ आ रहा है? इसी तरह आप यहाँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, उससे ये 1/3 होगा शॉर्ट में। मगर फिर भी यही कह रहा हूं, अपना कुछ नहीं लिखना है, जो वहां होगा वही लिखना है अपने वर्ड्स में, मगर प्रिसाइज में, शॉर्ट में, टू द पॉइंट में। वो समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? ये कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये आपने यहाँ शीट्स किए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मैंने कहा वही यहाँ है। हाँ, इंटरेस्ट और सुटेबल टाइटल हमने जो है ये दिया उनको, मैंने कहा अगर वो समरी वहां होगी तो समरी में आप क्या करेंगे, 1/3 खास ख्याल रखना है कि 1/3 कोशिश करनी है। हाँ, अब है पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग। मैंने आपको पहले भी कहा, आप पैराग्राफ और एसे पहले से लिखते हैं। पैराग्राफ और एसे में क्या, पहले हम देखेंगे पैराग्राफ और एसे में क्या फर्क है। जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ तो पैराग्राफ है, अगर वहां पर राइट ए पैराग्राफ, राइट है, अब फिर आप क्या करते हैं, आपने याद किया होता है या किसी को वो साथ होता है, गाइड की वो चिट्ठी है, तो मिसाल के वहां ऐसे होता है, आप उसी को लिखते हैं। मिसाल के वहां होगा राइट ए पैराग्राफ अपॉन द फ्रेंडशिप, आपने किसी गाइड से उतारा होगा राइट ए ऐसे, वहां ऐसे होगा, आप वही कॉपी पेस्ट। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे मगर फिर भी दिमाग तो लगाना होता है, वहां डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ तो नहीं आता है, पैराग्राफ ऐसे होता है, जब हम ये स्पेस है ना, वो पैराग्राफ आपको मालूम है ना कैसे आना होते हैं, ये है एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है ना। हाँ, अगर वहां उन्होंने लिखा है पैराग्राफ तो अब एक ही पैराग्राफ में लिखना है। अगर ऐसे ही याद किया है, अब इसको समेटना है एक ही पैराग्राफ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आपको मैंने ये भी कहा है कि जब हम इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, वो क्लॉजर फ्रेज देते हैं, जब हम क्लॉजर फ्रेज को कंबाइन करते हैं वही पैराग्राफ देते हैं। वो अब सब पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ क्या है, एक्चुअली आपको याद रखना है, पैराग्राफ में एक आइडिया होता है, पैराग्राफ में एक थॉट होता है, एक आइडिया होता है, एक बात होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं भी आपको समझाऊंगा। मिसाल के लिए अगर मैं आपको कहूंगा राइट ए पैराग्राफ अबाउट द वंडर्स ऑफ साइंस, क्या राइट ए पैराग्राफ अबाउट द वंडर्स ऑफ साइंस, ये एक क्वेश्चन है। अब मैं कहूंगा नेक्स्ट राइट ए पैराग्राफ अबाउट द वंडर्स ऑफ साइंस, वंडर्स ऑफ
समझ आ रहा है? वंडर साहब वहां मैंने क्या कहा पहले वाले में, वंडर राइट पड़ेगा अपॉन इलेक्ट्रिसिटी, अपन इलेक्ट्रिसिटी दूसरे में कह राइट पड़ेगा अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। जब आप वंडर्स ऑफ साइनस लिखेंगे वहां आप हर कोई वंडर्स ऑफ साइनस यहाँ मिलेंगे। मिसाल के लिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, मिसाल के लिए यहाँ हेल्थ है, मिसाल के लिए यहाँ कम्युनिकेशन है, मिसाल के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट है, हर किसी के साथ डील करेंगे। जब मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी वहां आप इतना ही लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइनस, फिर आप लिखेंगे खालिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर वहां पैसेज में पढ़ेगा आपने, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा नहीं लिख सकेंगे, पढ़ेगा आपने, आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइनस, बस फिर बाकी वंडर्स ऑफ साइनस भी लिखने। समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? यानी कि इंशाअल्लाह पढ़ेगा आपने एक थाट होता है, एक ही बात होती है। समझ आ रहा है? उसी के इर्द गिर्द हमें घूमना होता है, इसी के कोई थाट होगा, कोई बात होगी, कोई इसी के इर्द गिर्द घूमना होता है। अब जो पैराग्राफ होता है वो शॉर्ट होता है, सीधी सी बात है। पैराग्राफ ऐसे लॉन्ग होता है, पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा होगा 150 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का, ऐसे होता है 500 से 600 वर्ड्स का, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स है। समझ आ रहा है? अब दोनों, अब उनका स्ट्रक्चर क्या है, अब उनका लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये दोनों पैराग्राफ और ऐसे ये इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, डिफिकल्ट लैंग्वेज में। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने सुना होगा कि टाइफॉइड बेचारा फेल हुआ था बहुत बार मैट्रिक में, है ना? वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो बम्बलास्ट वर्ड्स लिख रहा था, जो टीचर उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसको फेल करती थी। समझ आ रहा है? इसीलिए मेरे कहने का मतलब है पैराग्राफ इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ग्रामर का ख्याल रखना है, टेंस का ख्याल रखना है। ज्यादातर इसको प्रेजेंट में लिखना होता है, इसमें ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज्यादातर। हाँ, यानी कि अब बात यह है कि अब हम कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर। मैंने आपको बार बार कहा, अगर आपको मुझ पर एक पैराग्राफ लिखना है या ऐसे लिखना है, आप कोई लिखेगा हमारे सर के बाल नहीं है, मुझे गुस्सा आएगा, वो अलग बात है। हाँ, फिर कहेगा उसके जो टांग है वो बड़े हैं, लंबे हैं, मुझे गुस्सा आएगा, वो अलग बात है। फिर कहेगा उसकी नौक ऐसी है, सब आपने कहा है, मगर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपको मेरे बारे में लिखना है, पहले बाल के बारे में, फिर फोरहेड के बारे में, फिर नोज के बारे में, फिर लिप्स के बारे में, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हम अपर टू लावर, हम लावर टू अपर, यानी कि कोई सीक्वेंस रखनी है, कोई, समझ आ रहा है? इसी तरह पैसेज में भी, ऐसे में भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी सीक्वेंस क्या है? जैसे हमारा हेड है ना, इसी तरह हर किसी, ये ऐसे के बारे में भी है, पैसेज के बारे में, क्वेश्चन के बारे में पहले बिगनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कहते हैं कि गुड बिगनिंग इज हाफ डन, गुड बिगनिंग इज, बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए। ज्यादातर सबसे अच्छा होगा अगर आप बिगनिंग स्टार्ट करेंगे किसी कोर्स से, जैसे कि आप फ्रेंडशिप लिखते हैं ना, हर कोई इसी से लिखता है ना, बेहतर है, अफजल है अगर आप किसी कोर्स से स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है? पहले बिगनिंग, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ये पैराग्राफ होगा तो पहले कुछ सेंटेंसेस बिगनिंग होनी चाहिए, फिर बॉडी, फिर तो लास्ट पर कंक्लूजन। अगर ये पैराग्राफ होगा यानी कुछ सेंटेंसेस पहले बिगिनिंग, फिर बीच में कुछ सेंटेंसेस बॉडी के, और लास्ट पर कंक्लूजन। अगर ये ऐसे होगा, अगर ये फिर पहला पैराग्राफ, फिर पहले पैराग्राफ एज बिगिनिंग होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। इस बिगिनिंग में आपको कौन से इस्तेमाल करना है, इसको डिफाइन करना है। मिसाल के लिए वंडर्स ऑफ साइनस, आपको पहले लिखा है वंडर्स ऑफ साइनस का मानी क्या है। मिसाल के इलेक्ट्रिसिटी, आपको पहले लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का मानी क्या है, वो समझ आ रहा है नहीं? फोटोसिंथेसिस, आपको पहले लिखा है फोटोसिंथेसिस क्या है, वो समझ आ रहा है? फिर बॉडी में आपको डिफाइन करना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के सिक्योर्स, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से फायदे हैं, यूजेस, मिसयूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। फिर लास्ट पर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको जो आपने लिखा है उसका निचोड़ लिखना है, यूर सजेशन लिखनी है, आपको क्या लगता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक है या गलत है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसी तरह ये ऐसे और कंक्लूजन लिखना है। अगर याद है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोशिश खुद करनी चाहिए। समझ रहा है? तो मैंने इसके लिए आपको पहले कहा है कि प्रैक्टिस मेरे से मेन पूरी करनी।
ہاں جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے یونٹی آف تھاٹ ہونا چاہیے. جو آپ کیا کہتے ہیں وہاں اگر کوئی لکھے آج مجھے غلط ہو گیا کاٹتا ہے نہیں کاٹنا نہیں ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے پہلے آپ لاسٹ پر رف پر لکھیں گے لاسٹ پیج پر رف یوز کریں گے پہلے وہاں لکھیں گے. وہ کاٹنا ایسے ایسے کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ بیڈ امپریشن. کلیئرٹی آف تھاٹ ہونا چاہیے کلیئرٹی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے. کوہرنس ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے. سیکوینس لینگتھ کا خیال رکھنا چاہیے نہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے نہ زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے. سیکوینس جو میں نے آپ کو بار بار کہے کی سینٹینس جو مین سینٹینس ہوگا اگر یہ ونڈرس آف سائنس ہے تو ونڈرس آف سائنس کے ارد گرد گھومنا ہے. اگر الیکٹریسٹی ہے تو الیکٹریسٹی کے ارد گرد گھومنا ہے تو کی مین سینٹینس ہوگا. سبسٹیٹیوٹ دا پوائنٹ ہاں اب بات یہ ہے کہ سر ہاں سر ہمیں الیکٹریسٹی کے بارے میں لکھنا ہے یا ونڈرس آف سائنس. سر اب ہم کہتے ہیں الیکٹریسٹی از امپارٹنٹ الیکٹریسٹی از امپارٹنٹ ونڈرس آف سائنس از نیسری. بس آپ پھنس گئے سر ہم کیا کریں گے ہم یا فرینڈشپ فرینڈ ڈیئر سر اب ہم کیا کریں گے. اب کیا کرنا ہے آپ اس کو کوریلیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے کوریلیٹ کا میں نے کہنے کا مطلب کیا مثال کہ آپ کو ونڈرس آف سائنس یا فرینڈشپ کے بارے میں لکھنا ہے. آپ کو لکھنا ہے فرینڈ از لائک دا ہارٹ and we cannot live without the heart in the same way we cannot live without the friend. یعنی کسی چیز سے آپ اس کو مشابہت دے دیں کمپیئر کرنا ہے. Friend is like the roots of the tree. The tree cannot survive. The tree cannot survive without the roots. Friend is like the ear. سمجھ آ رہا ہے. اب کمپیئر کسی چیز سے کرنا ہے اس سے بھی بڑا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے. ہاں وہی میرے کہنے کا مطلب ہے یعنی ہاں لینگویج کا خیال میں نے بھی کہا ہے لینگویج ایزی ہونی چاہیے ڈفرنٹ لینگویج نہیں. ہاں ہاؤ ٹو بگن میں نے آپ کو پہلے کہا پہلے انٹروڈکشن ہونی چاہیے. انٹروڈکشن پھر میں نے کہا ہے کہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے پھر کوٹیشن میں نے آپ کو کہا ہے ود کوشچن آپ کوشچن سے بھی کریں یا پروبلم سے بھی یا کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ ہوگا یا پیس آف ریل ڈسکشن ہوگی. یہ یوز جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے میں نے آپ کو کہا ہے. ہاں اب ایسے کے کچھ قسم ہیں کچھ ٹائپس ہیں ایسے کے کچھ ٹائپس ہیں. کون ہے ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ایسے. ڈسکرپٹیو ایسے میں کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے بیان کرنا ہے. مثال کے لیے آپ کو میرے بارے میں بیان کرنا یہ اس کا فزیک کا حصہ ہے وہ سمجھ آ رہا ہے ڈسکرائب کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے. ہاں اور ایک ہوتا ہے نریٹو ایسے. آپ نے کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی لوگ آپس میں لڑتے تھے لڑائی کرتے تھے آپ کو وہی نریٹ کرنا ہے بیان کرنا ہے کہنا ہے. آپ نے ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ اسی کو نریٹ کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد ہے ریفلیکٹیو ایسے. ہاں ریفلیکٹیو ایسے میں آپ کو اپنا تھاٹ لکھنا ہے. مثال کے لیے کوآلٹیشن آپ کو کوآلٹیشن کے بارے میں لکھنا ہے اپنا تھاٹ. مثال کے لیے آپ کو ڈاؤری سسٹم کے بارے میں لکھنا ہے. یہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ کہیں گے نہیں غلط ہے. مثال کے لیے اپنا نیو لکھنا ہے. امیجنیٹو ایسے میں کیا ہوتا ہے مثال کے لیے کبھی کبھی ہم کہیں گے آپ سی ایم بن گئے ون ڈے سی ایم آپ کیا کریں گے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. سمجھ آ رہا ہے خیالی پلا ہوا. اسی طرح بایوگرافیکل ایسے کبھی کبھی آپ کو کسی لیڈر پر لکھنا ہے. مثال کے لیے آپ کو پرائم منسٹر پر لکھنا ہے. مثال کے لیے آپ کو گاندھی جی پر لکھنا ہے اس کی بایوگرافی پر. وہ سمجھ آ رہا ہے نہیں اس کی زندگی حالات کی زندگی. ایکسپوزیو ایسے ایکسپوزیو ایسے کا معنی ہے مثال کے لیے یہاں آپ کو کسی چیز کو مطلب ایکسپلین کرنا ہے. مثال کے لیے ہم کیسے اس دنیا میں آئے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے. ہاں اب کرافٹ بھی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ایسے کیسے لکھنا ہے میں نے کہا ہے. مثال کے لیے اگر وہاں کل ہوگا آپ کو یور بیسٹ فرینڈ پہلے آپ کو انٹروڈکشن پھر اس کے ہیبٹس پھر اس کے کالٹیز پھر اس کے اچیومنٹس پھر کنکلوژن. اسی طرح ٹیلی ویژن کی انٹروڈکشن یہ کب دریافت ہوا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے لائف میں اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے کنکلوژن. سمجھ آ رہا ہے اسی طرح کرنا ہے. سمجھ آ رہا ہے. یہ میں نے یہاں پوچھ لیجیے ہے کہ کیسے مثال کے اگر آپ کو ٹائپر کے بارے میں لکھنا ہے پہلے اس کے بڑوں پھر اس کے باپ پیرنٹنگ کے بارے میں پھر اس کے ایجوکیشن پھر اس نے کون سے گروہ کی ہے پھر اس نے ایجوکیشن کہاں سے آ سکتی ہے پھر اس کی کالٹیز پھر اس نے کون سی کتاب لکھی ہے پھر کنکلوژن. سمجھ آ رہا ہے نہیں.
हाँ हाँ अब है होमोफोन्स होमोनिम्स या कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इनमें भी आपको क्या कहा मुझे आपको याद करने हैं, समझ आ रहा है। अब होमोनिम्स क्या होते हैं, होमो का माने होता है, होमो का माने है सेम और नीम्स का माने है नेम, यानी कि ये सेम नेम होते हैं, सेम हमें लगते हैं। मिसाल के लिए आपको मैंने इसी पहले कहा है, मिसाल के लिए हियर 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 हियर, है ना, वो समझ रहा है, सेम हमें लगता है सेम है, समझ आ रहा है। वो कहते हैं कि वो आपको वहां कैसे पूछेंगे एग्जाम में, एग्जाम में मिसाल के लिए वहां होगा आर्टफुल, या आपको इसकी मीनिंग दी नहीं होगी, या आपको सेंटेंस बनाना होगा, क्या बनाना होगा, समझ आ रहा है। मिसाल के लिए अपोजिट, APPOSIT अपोजिट, इसका मतलब है बराबर, अपोजिट, अपोजिट में कंट्री, समझ आ रहा है। आपको या उसका मानी लिखना होगा, ज्यादातर आपको सेंटेंस बनानी होगी, समझ आ रहा है। हाँ मिसाल के लिए वहां होगा आल्टर, ALTR आल्टर, आल्टर का माने ALTR आल्टर का माने चेंज, ALTR आल्टर का माने है, हाँ ALTR आल्टर का माने है प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कुर्बान गाह, या हम कहेंगे या नमाज, या हम नमाज पढ़ते हैं क्या कहेंगे इसको, ईदगाह। हाँ इसी तरह है एडवाइस, ADVIC एक है, ADVIC अलग है, ADVIC का माने काउंसिल, यानी कि एडवाइस देना एज ए नाउन, एज एन एडवाइस, एडवाइस का माने है एज वर्ब। इसी तरह दिखा कि ADPOD अडॉप्टर, ADAPD अडॉप्टर, ADEPD अडॉप्टर, आपको ये नहीं ये सेम है, मगर उनका माना अल्लाह का कहता है, सर हम क्या करेंगे जनाब, आपको याद करेंगे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिसाल के लिए ब्रेक, एक होता है वो ब्रेक होना, आपको वो बोलो ही वो ब्रेक है, दूसरी है ब्रेक, जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, वो समझ आ रहा है। तो ये मतलब आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ इसके देखे इडियम और फ्रेज, जो मैंने आपको पहले कहा है, इडियम में भी कहा है, इडियम भी फ्रेज होता है, मतलब इसमें डीपर मीनिंग होता है, इसमें सुपरफिशियल मीनिंग, समझ आ रहा है। हर किसी सोसाइटी में, हर किसी लैंग्वेज में अपने अपने इडियम्स होते हैं, इनको हम वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। हाँ फ्रेज मैंने भी कहा है, फ्रेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स बट विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग, समझ आ रहा है। Combination of words, different phrases combine and they make the sentence. When combination of the phrases is called sentence. वो समझ आ रहा है नहीं? मिसाल में कहने क्या मतलब क्या है? वर्ड और फ्रेज क्या होता है सर? वर्ड एक ही वर्ड होता है, जब हम वर्ड को कलेक्ट करते हैं वो या फ्रेज देते हैं या क्लॉज देते हैं, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं वो क्लॉज या फ्रेज देते हैं, क्लॉज और समझिए। मिसाल के लिए वर्ड है बशीर या वर्ड है रशीद, फिर मैं कहूंगा बशीर या कोई बॉय है, मिसाल के लिए मैं कहूंगा ब्यूटीफुल वर्ड है मगर ये एडजेक्टिव है, मैं कहूंगा ब्यूटीफुल बॉय। अब मैंने ये नहीं कहा है कौन है ब्यूटीफुल बॉय, मैंने कहा मतलब है बशीर, मैंने रशीद मत कहा, मैंने कहा ब्यूटीफुल बॉय, मेरी बात समझो, ब्यूटीफुल। अब ये कहेंगे मैं हूं, ये कहेंगे मैं, ये कहेंगे मैं, मेरे ये मत कहा कौन है, समझ आ रहा है, मेरी बात समझो। ये जब हम दो वर्ड्स हमने यहाँ कंबाइन किए हैं, ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि गर्ल के साथ ब्यूटीफुल लगता है, बॉय के साथ हैंडसम लगता है, तो इसलिए हम गर्ल ही कहेंगे, ब्यूटीफुल गर्ल, ये दो वर्ड्स है ना। जब ये दो वर्ड्स मिले तो उन्होंने फ्रेज बनाया। जब दो वर्ड्स आपस में मिलेंगे मतलब उनका कंप्लीट माने इसको फ्रेज कहते हैं, समझ आया नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स बट विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग, माने है नॉट कंप्लीट। ह्यूज ट्री, बड़ा दरख्त, गुड बिल्डिंग, कौन, मैं ये मत कह रहा हूं कौन, समझ आया नहीं आ रहा। हाँ अब फर्क है, ये है फ्रेज, दूसरा होता है क्लॉज में मैंने ये भी कहा है, मिसाल के लिए ईटिंग स्लोली, ये आहिस्ता खा रहा है, कौन, मैंने ये थोड़ा कहा है। अंडरस्टैंडिंग लेस, ये काम समझता है, कौन, मैंने ये कहा है कौन, मगर यहाँ वर्ब है, अंडरस्टैंडिंग, ईटिंग, वॉकिंग, समझ आ रहा है।
हाँ आपको शायद मैंने इससे पहले भी कहा है, वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? याद है वो मैंने उर्दू में कहा है, ना ना ना। उर्दू में वर्ब के साथ ज्यादा ना होता है, मतलब ना, खाना पीना चलना दौड़ना सोना रोना, ना 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 ज्यादा उसके साथ होता है। समझ आ रहा है? यानी कि जब वर्ब होगा किसी सेंटेंस में, अगर उसमें कंप्लीट माने नहीं तो उसको क्लास कहते हैं। समझ आया? अगर वर्ब नहीं होगा, कंप्लीट माने नहीं, उसको फ्रेज कहते हैं। समझ आया? अब है हाँ इडियम। इडियम मैंने कहा है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है, मगर उनका डीपर मीनिंग होता है, उनका सुपरफिशियल मीनिंग वो समझ आ रहा है? हम कहते हैं फेस इज इंडिया के साथ माइंड, हम कहते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, दाल में काला। समझ आ रहा है? यानी कि उसमें उसकी डीपर मीनिंग होती है। कैसे पर वर्सेस लाइक पशस, वो समझ आ रहा है? यानी कि हो बसा कोई फान दो चलो पछलो पशा दो समझ सकते ना? अच्छी डीपर मीनिंग आ समझ आ रहा है? उसकी सुपरफिशियल मीनिंग समझ आ रहा है? किसकी? ईडियम की। तो उनके साथ ईडियम की उनकी डीपर मीनिंग होती है। तो अब है हमारे सिलेबस में फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? मैंने अभी कहा है आपको, फ्रेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? जब वर्ब प्लस और कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वर्ब के साथ और कोई पार्ट ऑफ स्पीच, मिसाल के नाउन होगा, मिसाल के लिए एडजेक्टिव होगा, मगर ज्यादातर वर्ब के साथ प्रोपोर्शंस होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब में ज्यादातर वर्ब प्लस प्रोपोर्शन होता है। एक्ट ऑन, अब अगर आप इसकी वर्ड मीनिंग अपने एक्ट के मुताबिक ऑन पर के मुताबिक पर नहीं, ये गलत। उसका अलग अलग माने नहीं होता है, इसका अपना माना होता है। एक्ट ऑन का माने अपना है, जहां इसका माने ही एक्ट के सामने एडवाइस, यानी कि इसने मेरी एडवाइस को कबूल की है। एक्ट ऑन मींस कबूल करना, एक्सेप्ट। बियर आउट का माने सपोर्ट। यहां समझ आ रहा है या नहीं? जब हम इन फ्रेजल वर्ब्स को अपना माना होता है, इनका वर्ड टू वर्ड माने हाँ वही मीनिंग। बियर आप कहेंगे बियर का माने बालों, बियर का माने बाली के साथ नहीं, इसका माने है बियर का माने टू पुट अप, किसी पर रखना। बियर डाउन आप कहेंगे बियर के माने बालों, उसके नीचे नहीं है, टू और फोर किसी के ऊपर लगाना। समझ आया? ब्रेक डाउन का माने है फेल, आप कहेंगे ब्रेक का माने ब्रेक करना, डाउन का माने डाउन नीचे